डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसको फैक्टर मार्केट भी कहते हैं, उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन वो है जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर बिकम्स इक्वल टू दी सप्लाई ऑफ लेबर। और इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन फंक्शन को, और प्रोडक्शन फंक्शन का जो स्लोप था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, फिर उसका जो पॉजिटिव पोर्शन था वो डिमांड फॉर लेबर है। उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया है कि जो पॉजिटिव पोर्शन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का कर्व है वो एक्चुअली डिमांड फॉर लेबर है। लेकिन आज इन डिटेल हम इस पे बात करेंगे, और इस वजह से जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो जस्ट डिमांड फॉर लेबर पर ही होगा, क्योंकि अगर सप्लाई ऑफ लेबर को डिस्कस कर लेंगे तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो लेट्स डिस्कस डिमांड फॉर लेबर। डिमांड फॉर लेबर, a rational producer will employ the labor up to the point where value of marginal product VMP and MRP, marginal revenue product, both are same. Under perfect competition, VMP is equal to MRP. When VMP or MRP becomes equal to wage rate, at that point firm will employ the labor. इस पॉइंट पर एम्प्लॉय करेगा। लेकिन अंडर परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से VMP बिकम्स इक्वल टू MRP? तो MRP VMP is equal to, we know that VMP is the product of marginal productivity of labor into price, and MRP is equal to marginal productivity of labor into marginal revenue. अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर MRP में भी है और VMP में भी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है। तो इनमें डिफरेंट जो जिसके साथ प्रोडक्ट है VMP के साथ वो प्राइस है, और MRP के साथ जो प्रोडक्ट है वो MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि MP का जो यहाँ पे वैल्यू होगा तो यहाँ पे भी वैल्यू होगा। MP तो सेम है। इसका मतलब है कि जो प्राइस और MR है वो भी सेम है, इस वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो सेम आ रहा है वो फिर VMP और MRP को भी इक्वल कर रहे हैं। तो किस तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, किस तरीके से ये दोनों बराबर हैं? तो इसको प्रूव करते हैं। आसान है, फ्यू स्टेप्स हैं। अगर इसमें फिर हम परफेक्ट कंपटीशन के साथ इम्परफेक्ट कंपटीशन का भी अगर देख लें कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के इक्वल नहीं है, तो फिर दोनों इजी भी हो जाएंगे और समझ भी आ जाएगा अच्छे से। फॉर परफेक्ट कंपटीशन, for perfect competition and for imperfect competition. Imperfect competition. Under perfect competition, let's suppose we have price P is equal to, suppose we have 20. P is equal to 20, and under imperfect competition, price would be 20 minus Q. अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इस तरह गिवन होते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में P इज इक्वल टू 20 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। टोटल रेवेन्यू वी हैव इज इक्वल टू P इंटू Q। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू Q। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P, वी गेट 20 इंटू Q, एंड हेयर वी गेट TR इज इक्वल टू 20 minus Q into Q. Next step, total revenue same लिखते हैं, and in this case 20 multiplied by Q, we get 20Q minus Q multiplied by Q, Q का स्क्वायर। तो टेकिंग डेरिवेटिव, क्योंकि हमें चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन quantity is equal to 20 derivative of variable with respect to itself, we get 1, and total revenue, change in total revenue divided by change in quantity is equal to
20 डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस पावर रूल लगेगा, पावर नीचे आ जाएगा और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 - 1 1 है, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट 20, एंड इन दिस केस मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 120 माइनस 2Q। अब यहाँ पे देखें, हैंस प्रूव्ड कि प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू बोथ आर इक्वल अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो P इज इक्वल टू MR हम लिख सकते हैं। लेकिन इस केस में प्राइस 20 माइनस Q और मार्जिनल रेवेन्यू 20 माइनस 2Q। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन दोनों का जो इंटरसेप्ट है 20, प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों का इंटरसेप्ट अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन सेम है, लेकिन जहाँ तक स्लोप की बात है तो जो प्राइस है उसमें स्लोप यहाँ पे 1 है, -1Q है, और यहाँ पे -2। इट्स मीन दैट कि स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज़ हाफ ऑफ द स्लोप ऑफ P। अगर इसको हम डिमांड फंक्शन बनाएं ऊपर वाले इक्वेशन नंबर 1 को, तो हम क्या करेंगे, Q को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे, जो कि नेगेटिव है, इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा। Q इज़ इक्वल टू 20 अपनी जगह पर है, -P उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -P। तो डिमांड फंक्शन हमारे पास Q इज़ इक्वल टू 20 - P, डिमांड फंक्शन का स्लोप -1 है और मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप -2 है। इट्स मीन दैट द स्लोप ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज़ हाफ ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। फिर हम मोनोपोली के केस में जो कर्व ड्रा करते हैं, नेगेटिव स्लोप्ड एक कर्व आ जाएगा, फिर उसका हाफ जो कर्व का होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व हो जाएगा। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है डिस्कस करने का, तो ये समझने के लिए, दोनों को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए दोनों केसेस लिखे हैं। तो इस चीज़ की वजह से प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पे प्राइस को मल्टीप्लाई करें या मार्जिनल रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करें, तो बोथ जो है क्या करते हैं, सेम वैल्यू हमें देते हैं, वी गेट सेम वैल्यू। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि टेबुलर फॉर्म में हम किस तरह शो कर सकते हैं डिमांड फॉर लेबर को, और ग्राफिकली फिर किस पॉइंट पे फर्म एम्प्लॉय कर लेगा। फर्म एम्प्लॉयमेंट पॉइंट तो ये है कि जहाँ पे VMP एंड MRP बिकम्स इक्वल टू वेज रेट। अब जो वेजेस हैं वो भी हमें गिवन होते हैं पहले से, और प्राइसेस भी गिवन होती हैं पहले से। तो सपोज प्राइस इज इक्वल टू, वी गेट 10, we take price P is equal to 10 and wages, let's suppose 150 wages है और P is equal to 10 है। तो अब हम टेबल में और फिर उसके बाद ग्राफ बना के शो करेंगे कि एक रेशनल फॉर्म कितने यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय कर लेगा इस वेज पर, और ये प्राइस हमारे पास गिवन है। तो इसका पहले से मैंने एक टेबल और ग्राफ तैयार किया है, क्योंकि यहाँ पे बनाते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता हमारा। इट इज़ फॉर यू। यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास लेबर ही ले रहे हैं, तो इस वजह से ये लेबर ही है, एक ले रहे हैं। टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर विच इज़ द चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। फिर प्राइस इज़ ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि हम अभी प्रूव कर चुके हैं। फिर इसके बाद VMP इज़ ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड वेजेस आर आल्सो गिवन। तो यहाँ पे जब हमारे पास लेबर 0 है, टोटल प्रोडक्टिविटी इज़ आल्सो 0 एंड प्राइस एंड वेजेस आर गिवन। तो व्हेन number of unit of labor increases from 0 to 1, then productivity increases from 0 to 20. Marginal product of labor is the change. So 20 minus 0, 20, and 1 minus 0, 1. So 20 divided by 1, we get 20. 10 multiplied by 20, because VMP is the product of marginal product of labor and price. So 20 multiplied by 10, we get 200 and 150 is given. फिर इसी तरीके से जो नंबर ऑफ़ यूनिट ऑफ लेबर हैं वो हमारे पास इंक्रीज़ करते जाएंगे और टोटल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन इन दिस केस प्रोडक्शन में इंक्रीज़ तो हो रहा है विद अ डिक्रीजिंग रेट, विद एन इंक्रीजिंग और कांस्टेंट रेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बल्कि प्रोडक्शन इज़ इंक्रीजिंग विद अ डिक्रीजिंग रेट। और इस वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो भी कम हो रहा है, 20, 18, 15, 10, 5 एंड 2।
तो ये पहले से गिवन है, इसी तरीके से जो हमारे पास VMP या MRP है वो भी कम होता रहेगा। फिर इस पॉइंट पे देखें, जो हमारे पास 3 यूनिट ऑफ लेबर है, अगर फर्म 3 यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय कर ले तो उस पॉइंट पर VMP एंड MRP बिकम्स इक्वल टू वेजेस। तो ये भी 150 हैं, ये भी 150 हैं। तो इस कंडीशन के मुताबिक जो हमने पहले लिखा था कि अगर VMP एंड MRP बिकम्स इक्वल टू वेजेस तो उतने ही वो एम्प्लॉय कर लेगा यूनिट ऑफ लेबर। तो इसके मुताबिक वो 3 यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय कर लेगा। फिर इसको ग्राफिकली शो करेंगे। इन दिस ग्राफ ऑन वर्टिकल एक्सिस वी टेक वेजेस VMP MRP एंड MPN, एंड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी टेक द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ लेबर्स विच इज़ 6। फिर हमने क्या कर लिया, द कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने यहाँ ड्रा कर लिए VMP के लेबर के सामने। नंबर ऑफ़ यूनिट ऑफ लेबर 1 है तो 200 है इसकी वैल्यू। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करते करते 6 यूनिट ऑफ लेबर पे इसकी वैल्यू 20 है। तो हमने जब इन पॉइंट्स को मिलाया, ग्राफ बनाया, तो हमने देखा कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम या जो एम्प्लॉयमेंट की जो पॉइंट है वो है ई पॉइंट। अगर 3 यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय कर ले और वेजेस 150 है तो इस पॉइंट पे VMP और MRP का कर्व यहाँ से गुज़र रहा है, तो इस पॉइंट पे वो एम्प्लॉय कर लेगा। तो ये था एम्प्लॉयमेंट कंडीशन फॉर क्लासिकल लेबर मार्केट। अब इसको एक अल्टरनेटिव मेथड से भी हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो अभी ये भी जानना है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है या जो डिमांड फॉर लेबर कर्व है वो एक्चुअली किस चीज़ का फंक्शन है। तो इसको एक अल्टरनेटिव तरीके से मेथड से फिर दोबारा ग्राफ भी बनाएंगे और टेबल यही रखेंगे अपने सामने। फिर इसको उस ग्राफ में भी शो करेंगे, इसके बाद फिर ड्रा करेंगे कि एक्चुअली डिमांड फॉर लेबर जो कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो किस चीज़ का फंक्शन है। और यहाँ पे देखें जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट या VMP जो डिमांड फॉर लेबर कर्व आ रहा है, तो इस केस में ऑन वर्टिकल एक्सिस वी टेक नॉमिनल वेजेस, तो इस केस में नॉमिनल वेजेस हैं। अब जो नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे उसमें वर्टिकल एक्सिस पे हम रियल वेजेस लेंगे विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू W/P, क्योंकि रियल लफ्ज़ जहाँ पे आता है इकोनॉमिक्स में उसका मतलब है प्राइस से उसका ताल्लुक है। तो W/P लेंगे और यहाँ पे फिर नंबर ऑफ़ लेबर उसी तरीके से, और MRP का कर्व, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर MPN का कर्व यहाँ पे फिर हमारे साथ ड्रा होगा। फिर एक और चीज़ भी यहाँ पे देखेंगे, जो हम अल्टरनेटिव मेथड से प्रूव कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्रा कर रहे हैं, तो उस अल्टरनेटिव जो मेथड है उससे भी क्या यही इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा या इससे चेंज आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ़ लेबर उसमें भी 3 चाहिए होंगे या उसमें फिर चेंज हो जाएगा। और याद रखें अगर उस केस में ये चेंज हो गया पोजीशन इससे, अगर 2 या 3 4 या 5 लेबर अगर उसमें आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम के केस में, तो समझो कि वो हमारे पास गलत है, तो उसमें भी 3 आनी चाहिए, क्योंकि मेथड डिफरेंट है लेकिन एक्चुअली जो हमने वेजेस लिए हुए हैं या जो प्राइस लिए हुए वो तो सेम है, तो इस वजह से उसको भी यही सेम आना चाहिए। तो अल्टरनेटिव मेथड किस चीज़ का है? अल्टरनेटिव मेथड के लिए हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लेंगे, तो इसमें देखेंगे कि वो किस पॉइंट पर लेगा और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एक्चुअली किस चीज़ के बराबर है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अल्टरनेटिव मेथड। अब इस केस में भी हम यही देखेंगे कि फर्म किस पॉइंट पे लेबर एम्प्लॉय कर लेगा, किस पॉइंट तक लेबर एम्प्लॉय करेगा। एक रेशनल फर्म उस पॉइंट तक लेबर एम्प्लॉय कर लेगा वेयर मार्जिनल कॉस्ट बिकम इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। जो मार्जिनल कॉस्ट जब मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आ जाए उस पॉइंट तक वो जो लेबर है एडिशनल वर्कर वो एम्प्लॉय कर लेगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू वी हैव, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, और मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू W/ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, MPN के बराबर है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट W/ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर MPN इज़ इक्वल टू प्राइस। फिर जब
प्राइस यहाँ पे मल्टीप्लायर इस तरफ आके डिवाइड करेंगे और MPN को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी गेट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर MPN इज़ इक्वल टू W/P। ये इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। तो इससे क्या शो होता है, इससे ये शो होता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ अ फंक्शन ऑफ W/P, यानी कि जो डिमांड फॉर लेबर है एक्चुअली वो फंक्शन है W/P, यानी रियल वेजेस का फंक्शन है, और इट इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू द रियल वेजेस। whenever real wages increases the demand for labor decreases and vice versa। तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे कि ये नेगेटिवली आपस में रिलेटेड है। तो इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास हमने यहाँ कहा कि मार्जिनल कॉस्ट, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू, हाउ मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स इक्वल टू प्राइस। ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट W/MPN के बराबर किस तरह है। तो यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो एक्चुअली हमारे पास टोटल कॉस्ट है, इन दिस केस टोटल कॉस्ट वी हैव द नंबर ऑफ लेबर्स एंड द वेजेस विच आर गिवन टू लेबर, इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी वेजेस विच आर गिवन टू लेबर एंड द नंबर ऑफ लेबर। जब टोटल कॉस्ट लेते हैं तो डेल्टा TC यानी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन प्रोडक्टिविटी TP, यानी टोटल प्रोडक्टिविटी में जब चेंज हो जाए तो चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन टोटल प्रोडक्शन इज़ इक्वल टू W, जो कि कांस्टेंट है, अपनी जगह पर रहेगी, और इसके बाद चेंज इन N ड्यू टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, जो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट और ड्यू टू चेंज इन N। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअली, इसको आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो किस चीज़ की इक्वल है, हमें पता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एक्चुअली जो टोटल प्रोडक्शन है उसका स्लोप है, तो चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये फंक्शन है इसी फंक्शन का रेसिप्रोकल है। यहाँ पे डेल्टा N नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, और टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है। तो हम कह सकते हैं कि टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो वी गेट 1 आवर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर MPN इज इक्वल टू डेल्टा N डिवाइड बाय डेल्टा TP। अब इसी वैल्यूज़ को, यानी डेल्टा N ओवर डेल्टा TP, जो ये वैल्यू है, इसकी जगह हम अब 1 आवर MPN पुट कर सकते हैं क्योंकि ये बराबर हैं। तो इसी इक्वेशन नंबर 1 में ये किस चीज़ के बराबर आ गया, अब मार्जिनल कॉस्ट के। तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू W अपनी जगह पर है इंटू 1 आवर MPN, और नेक्स्ट स्टेप में मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू W/MPN, जो कि प्रूव हो चुका है। ये रहा केस, MPN प्रूव हो चुका। अब इधर आते हैं, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बिकम्स इक्वल टू W/P, तो उस पॉइंट पे वो उतना ही लेबर एम्प्लॉय कर लेगा। तो देखते हैं किस तरह। MPN लिखते हैं और हेल्प लेते हैं टेबल से। W/P, W जो हमारे पास है वेजेस, वो दरअसल कितने हैं, जो कि हमें पहले से गिवन है 150 है। तो 150 डिवाइड बाय प्राइस हमारे पास कितने हैं, वो भी पहले से गिवन है 10। तो 150 डिवाइड बाय 10 वी गेट 15, यानी कि जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 15 हो जाएगा तो उतने ही जो है यूनिट ऑफ लेबर वो एम्प्लॉय कर लेगा फॉर द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 15 है, तो वहाँ पे हमारे पास यूनिट ऑफ लेबर कितने हैं, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 15 है, तो हमारे पास जो लेबर एम्प्लॉयड हैं वो 3 हैं। तो इसका मतलब है कि हमने इस मेथड से प्रूव किया, तब भी यही इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास आया। एम्प्लॉयमेंट का केस, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल कर रहा है, और जो अल्टरनेटिव मेथड था उससे भी हमने प्रूव किया, तो यही आया। अब जो नेक्स्ट ग्राफ है, नेक्स्ट ग्राफ में, इस ग्राफ में फिर हम शो करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे हमने ऑन वर्टिकल एक्सिस W/P रियल वेजेस लिए, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ लेबर्स एम्प्लॉयड लिया। तो यहाँ पे जो नंबर 3 है हमारे पास, 3 यूनिट ऑफ लेबर हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, जो कंडीशन हमने ड्रा की है।
तो इन पॉइंट्स को मिलाएंगे और यहाँ से पॉइंट शो करेंगे एम्प्लॉयमेंट कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है कि वो इतने ही लेबर अब एम्प्लॉय कर लेगा। तो ये रहा यहाँ पे, और ये 14 है तो ये 15 होगा, यानी कि इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इतने ही लेबर वो एम्प्लॉय कर लेगा, यानी डिमांड फॉर लेबर वो इस पॉइंट पे करेगा, डिमांड फॉर लेबर। बाकी जो इक्विलिब्रियम ऑफ लेबर मार्केट है वो तो सप्लाई, जब हम स्टडी करेंगे फिर सप्लाई और डिमांड के इंटरसेक्शन से होगा। तो इससे ये शो होता है कि MPN इज़ एक्चुअली द डिमांड फॉर लेबर विच इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड, और ये नेगेटिवली इसलिए स्लोप्ड है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों है? क्योंकि हम शॉर्ट रन से जो है स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि क्लासिकल शॉर्ट रन के उसमें अजप्शंस में हमने पढ़ा था कि शॉर्ट रन है, पहले से हमने स्टडी किया है, और शॉर्ट रन में एक ही वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो है हमारे पास लेबर, और बाकी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी है, कैपिटल अकोमोडेशन है, सारी चीज़ें हमने कांस्टेंट रखी हैं। तो लेबर जितनी ही जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ कर रही है। उस डिक्रीज़ करने की वजह से ये हमारे पास नेगेटिवली स्लोप्ड होता है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एप्लीकेबल होता है यहाँ पे, तो इस वजह से इट इज़ नेगेटिवली रिटर्न। तो ये था इसको ग्राफिकली शो करना, और इसके अलावा जो है फिर इसका जो इक्विलिब्रियम है उसको इक्विलिब्रियम जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है उसको ड्राइव करना, तो वो हमने ड्राइव कर लिया। अब हम स्टडी करेंगे कुछ फर्दर इसको, और अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसी कर्व के जो स्लोप है उसको डिटरमाइन करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी शिफ्टिंग करते हैं। तो लेट्स डिस्कस दीज फैक्टर्स जो स्लोप को डिटरमाइन करते हैं। determines slope of marginal productivity of labor। तो वो हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं दरअसल। एक है रियल वेजेस जो कि W/P है, और सेकंड है हमारे पास नॉमिनल वेजेस। कॉमनली टेक्स्ट बुक में एक ही फैक्टर लिया गया है, वो है रियल वेजेस। तो एक लें तब भी मसला नहीं है, अगर सब ले लें यानी कि तीनों अलग अलग ले लें तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये W है, एंड प्राइस लेवल प्राइसेस P। अगर एक लेंगे तो इसमें सिर्फ रियल वेज लेंगे, और उसकी वजह ये कि रियल वेज के अंदर नॉमिनल वेजेस भी आ रहे हैं और प्राइस लेवल भी आ रहा है। अगर तीनों अलग अलग लेंगे तब भी मसला नहीं है। नॉमिनल वेजेस चेंज होंगे तो W इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, उससे रियल वेज भी इफ़ेक्ट होगा। तो एक ही बात है, इसको अलग ले लें इन दोनों को, अगर इसके साथ इनलिस्ट कर दें तब भी कोई मसला नहीं है। अगर सिर्फ हम ये कहें कि जो स्लोप को डिटरमाइन करता है वो सिर्फ रियल वेज है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो रियल वेज ही भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो हमारे पास सेकंड फैक्टर्स हैं जो इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं या शिफ्टिंग फैक्टर्स हैं, तो शिफ्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो शिफ्टिंग फैक्टर्स में हमारे पास हो सकता है कि शिफ्टिंग फैक्टर में टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी में इंक्रीज़ होगी तो इस चीज़ की वजह से, जो पिछले लेक्चर में हमने प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी किया था, फिर प्रोडक्शन फंक्शन को टेबुलर फॉर्म में और ग्राफिकली भी हमने डिस्कस किया, तो उसमें जो उसका ग्राफ है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों में से कोई विज़िट करना चाहे तो उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं और बेहतरी से समझ आ जाएगी वो चीज़। तो उसमें वो जो टोटल प्रोडक्शन का कर्व है वो ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, और वी नो दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ द स्लोप ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। तो इस चीज़ की वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो भी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। लेकिन एक चीज़ याद रखें, फिर जब टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है या कैपिटल अकोमोडेशन जो हम डिस्कस करेंगे, ये जो चेंज आ रहा है वो फिर लॉन्ग रन में जा रहा है, फिर शॉर्ट रन नहीं रहता, फिर वो कन्वर्ट कर रहा है लॉन्ग रन में। फिर उसके बाद कैपिटल अकोमोडेशन
यानी कैपिटल अकोमोलेशन ये है कि कैपिटल ज़्यादा कर लें। पहले लेबर के पास एक ही औज़ार है, अब उसी एक ही लेबर को फिर हम 2 औज़ार दे दें, उनसे और ज़्यादा उसकी काम जो है आसान हो जाएगी, वो ज़्यादा काम करेगा और इससे जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी तो इससे भी क्या हो जाएगा, फिर डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ कर जाएगा। वेजेस वही सेम रहेंगे, नॉमिनल वेजेस हों या रियल वेजेस, लेकिन वो क्या करेगा, उसकी डिमांड इंक्रीज़ करेगा। फिर इसके बाद और भी फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे पास प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि जो डिमांड फॉर लेबर है वो ड्राइव डिमांड है। और ड्राइव डिमांड क्या होता है, ड्राइव डिमांड अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज़ इन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। यानी कि जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका डिमांड ड्राइव डिमांड है। हमें दरअसल चाहिए, फ़र्ज़ कर लें ये मार्कर हमें चाहिए, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लेबर हायर करते हैं, लेबर की डिमांड करते हैं। तो लेबर दरअसल हमने हायर किस चीज़ के लिए किया था, इसी चीज़ के लिए किया था, क्योंकि डिमांड इस चीज़ की थी। तो इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमने लेबर का डिमांड किया और लेबर हायर कर लिया, तो इसको कहते हैं ड्राइव डिमांड। तो जो डिमांड फॉर लेबर है एक्चुअली वो ड्राइव डिमांड है। इस चीज़ की वजह से जब इस चीज़ की प्राइस में इंक्रीज़ हो जाएगा, जब प्रॉफिट इंक्रीज़ कर जाएगी फर्म की, तो वो फिर क्या करेगा, पहले से ज़्यादा लेबर हायर करेगा, डिमांड करेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आ सकता है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ शॉक्स हैं, जैसे सप्लाई शॉक्स हैं। सप्लाई शॉक्स में ये हो सकता है कि ड्राउट दैट अफेक्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज उसमें इफ़ेक्ट कर ले पॉजिटिवली या नेगेटिवली। जो ड्राउट है वो तो नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा ऑफ कोर्स। तो फिर क्या, जब नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी है नहीं, तो जो फर्म है वो फिर क्या कर लेगा, जितने भी लेबर हैं उनको छुट्टी दे देगा कि भाई अब प्रोडक्शन है नहीं, तो मेहरबानी करके आप लोग चले जाएं। तो इस चीज़ की वजह से भी डिमांड फॉर लेबर डिक्रीज़ कर रहा है, हालांकि प्राइस जो वेज रेट है वो वही सेम थे, ड्राउट ने इसको इफ़ेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो है एन इंक्रीज या अ न्यू इन्वायरमेंटल लॉ में ये हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट एक लॉ जो है बिल पास करे कि जो इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़्यादा कॉस्ट बर्दाश्त कर लेंगे, यानी वो ज़्यादा टैक्सेस देंगे। तो इस चीज़ की वजह से जो कंपनियां उनमें से कुछ तो अपनी प्रोडक्शन कम कर लेंगी और कुछ कंपनियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी। जो अपनी प्रोडक्शन कम करेंगी या बंद हो जाएगी तो जो लेबर वर्क कर रहे थे उन लेबर को भी डिमांड वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इस चीज़ की वजह से भी डिमांड फॉर लेबर इफ़ेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद जो है यूनियन एग्रेसिवनेस, ये भी हो सकता है कि जो कुछ यूनियंस बनते हैं जैसे लेबर यूनियंस हैं, तो उसमें फिर क्या कर लेते हैं, वो कुछ डिमांड रख लेते हैं अपने, जैसे वो कहते हैं कि जो वर्किंग आवर हैं वो हमारे कम रखें लेकिन हमें वेजेस फिर ज़्यादा दे दें, या जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें ज़्यादा दे दें, सोशल सिक्योरिटी फ़ंड्स या कोई भी चीज़ इस हवाले से वो हमें आप बोनस ये चीज़ें प्रोवाइड करें। तो इस चीज़ की वजह से भी वो जो फर्म है वो फिर उनको छुट्टी देते हैं कि भाई हम आपकी डिमांड ये नहीं मान सकते, इस वजह से आप जा सकते हैं। तो ये भी एक इसकी वजह है जिसकी वजह से इफ़ेक्ट होगा। फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो कार्टल बन जाएं, फॉर्मेशन ऑफ कार्टल जो ओपेक है उसमें फिर क्या करते हैं, अगर वो ऑयल की सप्लाई को ही रोक दें तो ऑयल की जब सप्लाई रुक जाएगी इससे फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाएगा। तो बहुत सी कंपनियां जो है प्रोडक्शन नहीं करेंगी जिसकी वजह से वो लेबर को फिर छुट्टी देंगे और डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगा। तो ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अदर फैक्टर हैं जिनको हम कांस्टेंट पहले रख रहे थे, तो वो फैक्टर्स दरअसल चेंज हो रहे हैं और उसकी चेंज होने की वजह से जो है डिमांड फॉर लेबर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये था आज के लिए। आज हमने जो डिमांड फॉर लेबर क्लासिकल मार्केट में डिमांड फॉर लेबर था उसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सप्लाई ऑफ लेबर को डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद जो क्लासिकल लेबर मार्केट की इक्विलिब्रियम है उसको भी ड्रा करेंगे कि क्लासिकल लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आता है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो बाकी पिलर्स हैं ऑफ क्लासिकल मॉडल के हैं फिर उनकी तरफ मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।